गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का ही कोड नंबर 822 वाला पेपर सॉल्व कराऊंगा। इन बच्चों का पेपर इस कोड का होगा। वो बच्चे जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सही है, कितना सही अटेम्प्ट किए हैं और कितना गलत अटेम्प्ट किए हैं, है ना, वो मैच कर लेंगे जब भी उन्हें मौका मिलेगा तब। पहला क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड पर हमने लिख रखा है ताकि समय का बचत हो सके, इस वजह से। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तर होगा। आपसे पूछा है इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर, जिसका फार्मूला होता है D = b² - 4ac। ठीक है, b, a और c क्या होता है? जो a होता है वो x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म्स होता है। d क्या है? d विविक्तर है। ठीक है, तो b का वैल्यू आपके पास यहाँ -6 है, -6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। -4 फार्मूले में होता है, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू फार्मूले में क्वेश्चंस में 4 दे रखा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36 -4 यहीं 12, 12 चौक 48। ठीक है, 36 में से 48 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 8 में से 6 2, 4 में से 3 जाएगा 1, -12 आएगा। ठीक है, कितना जाएगा? -12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। b² - 4ac। ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 12 चौक 48। ठीक है, तो -12 आएगा। विविक्तर का जो सही ऑप्शन होगा -12। ठीक है, इसमें हमने लग रहा है ऑप्शन गलत लिख रखा है। b² - 4ac -4 फार्मूले में ही होता है। a का मान आपके पास 3 है और c का मान आपके पास 4 है, तो आ जाएगा 4 चौको 16, 16 तिया 48 होता है। ठीक है, 36 में से 48 जाएगा तो -12 आएगा, तो ऑप्शन में -12 होगा। ये शायद मैंने लिखा नहीं है, जो बी ऑप्शन सही होगा वहीं सही होगा, -12। अच्छा जी, अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। आपसे पूछ रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 3x + 2y लिखा है, 3x + 2y = 6 तथा y = कह रहा है 0। y का मान 0 दिया है तो यहाँ पे 0 रख लीजिए आप। 3x + 2 × 0 = 6, तो यहाँ 2 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x = कितना आएगा? 6 इम्प्लाइज दैट x = कितना आ जाएगा? 2। x = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान 2 होगा और y का मान 0। जिस ऑप्शन में 2 0 होगा वहीं आपका सही होगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा 2 0। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि बिंदुओं a -4 2 और b, दूसरा बिंदु होगा इसका नाम b है, ये छूट गया है। ठीक है, b इसका कोऑर्डिनेट दिया है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c कह रहा है a/8 और 4 है, तो a का मान होगा। आपसे पूछ रहा है a का मान। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं। एक कोई रेखा है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -4, 2 और दूसरा जो बिंदु है इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है वो सवाल में है 5, 6। इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जिसका मिड पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है सवाल में a/8, ये a/8, 4 तो हमसे पूछ रहा है a का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, a का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पता है कैसे निकालते हैं, यानी ये x है, ये y है, ये x1 y1 x2 y2। तो x = x का रोल यहाँ पे कौन निभा रहा है? a/8। ठीक है, ये x है, ये क्या है? x, ये क्या है? y, ये कौन है? x1, ये कौन है? y1, ये कौन है? x2, ये कौन है? y2। तो x = सूत्र होगा x1 + x2/2, है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का ये फार्मूला होता है, ये आपको पता होगा। तो x1 कितना है? -4 प्लस x2 कितना है? 5 बटा कितना आएगा? 2। -4 + 5 कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ से 2 से इसे कैंसिल कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो a = कितना आ जाएगा? 4। a = कितना आ जाएगा? 4। तो जो a का वैल्यू आएगा वो 4 आएगा। किस ऑप्शन में 4 है? तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो 4 है, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम इरेज कर देते हैं। चलिए जी, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एवं BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तो कोण B का मान होगा। हूबहू यही सवाल कल भी जो पेपर कोड 822D भी था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, यही सवाल था बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर्स कौन था ये पता नहीं, बट ये क्वेश्चन उसमें भी आया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 90 डिग्री। ये कैसे पता करेंगे? तो इन्हीं दो जो भुजाएँ हैं, ये तीनों भुजा त्रिभुज की दे रखा है। यदि ये पता करना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके लिए किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तो इसमें AB और BC का वर्ग करके आप ऐड करेंगे। AB का मान आपके पास 6 कड़ी में 3 है, 6 कड़ी में 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 36 × 3, जो कि 36 नहीं आपका हो जाएगा कितना? 36 18 और 3 3 9 1 10 108। और उसी तरह BC का वर्ग करेंगे, BC का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। यहाँ पे आप उसके बाद AC का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए कि AC का वर्ग बराबर आप लिखिए BC का वर्ग प्लस CA का वर्ग या फिर AC का वर्ग। ठीक है, सॉरी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखिएगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो वैल्यू इक्वल आएगा। AB का जो वैल्यूज़ है वो 108 है और BC का जो वर्ग है उसका वैल्यू 36 है। 36 में 108 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 144, जो कि AC के वर्ग 144 के क्या है? इक्वल। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तब। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज, जिसका जो वैल्यू होगा कोण B का, कोण B कहेंगे सर इसमें कोण B होगा कहाँ? मेरे भाई AC जब भी होगा तो हाइपोटेनियस होगा कि नहीं? बताओ, कर्ड होगा ना। AC क्या होगा? कर्ड। और AC का वैल्यू कितना दिया है? 12। तो B कहाँ बचेगा? B तो यही होगा ना, B तो यहाँ हो नहीं सकता। ठीक, तो B कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चौथा का पहला 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वो बड़ी वाली है, 70 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 65। 70 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 117 और 13 का HCF निकालना है, नहीं मौसा निकालना है। ठीक है, तो 65 का आप 117 में भाग दे दीजिएगा, आपको HCF मिल जाएगा। वैसे ये मौखिक भी आप बता सकते हैं। 13 के टेबल में 165 भी आता है, सॉरी 65 भी आता है, और 13 के टेबल में 117 भी आता है। तो इसका HCF क्या होगा? 13 ही होगा। ठीक है, आप टेबल दे के मतलब भाग दे के भी सॉल्व करेंगे तो 13 आपको मिलेगा। तो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का 2, 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए जी, छठा क्वेश्चन देखते हैं। जो छठा क्वेश्चन दिया है कह रहा है यदि समीकरण x² + kx - 6 x² + kx - 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल कह रहा है -2 है तो k का मान, यदि -2 इसका एक मूल होगा तो वो इस दिए गए द्विघात समीकरण को क्या करेगा? लो अल्फा दे रखा है, बीटा का था पता नहीं है। ठीक है, तो आप स्क्वायर प्लस k इंटू -2 - 6 इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा 4 - 2k - 6 इज इक्वल टू 0। 4 - 6 यानी -2 - 2k इज इक्वल टू 0। तो -2k इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? -1। तो ऑप्शन में -1 ऑप्शन नंबर 3 है, तो सही ऑप्शन क्या होगा छठा सवाल का? -1। ठीक है, -1 तीसरा ऑप्शन सही है छठे क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई बताइए। एक समचतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, एक समचतुर्भुज दे रखा है सवाल के हिसाब से, तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज आपने देखा होगा, जस्ट लाइक बर्फी, ऐसी वाली बर्फी आपने देखा होगा जो डिजाइन वाली होती है। ABCD एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की विशेषता आप क्लास 9th में पढ़े होंगे अच्छे से, हमें विश्वास है। ठीक है, कह रहे हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो पहला जो इसका विकर्ण दिया वो 12 है, तो 12 दिया तो आधा कितना होगा? 6 हो जाएगा। दूसरा जो है वो 16 है तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। 8 6 है तो 8 का वर्ग 64 और 6 का 36, 6 का 36, 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। तो सही ऑप्शन क्या होगा? दूसरा, सातवां का दूसरा करेक्ट होगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा, थीटा का वैल्यू दे रखा है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर या 90 से छोटा या बराबर। तो कह रहा है थीटा का मान होगा, पहला ऑप्शन है 60, दूसरा 45, तीसरा 30 और चौथा 0। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको देखो साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा दिया है, तो इसको आप खुद मौखिक ही बता सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू यदि कास थीटा है तो ऐसा कब हो सकता है, कितने डिग्री पे दोनों का वैल्यूज बराबर होता है। तो 45 डिग्री पे, कितने पे 45 डिग्री पे ना, 45 अंश पे ही साइन और कास का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ ऑप्शन में जो दिया है वो कितना है 45, और कंडीशन है कि थीटा का मान जब भी होगा तो इन्हीं में से हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है, या 90 के बराबर भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, दूसरा 45 डिग्री। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग है। आपसे पूछ रहा है कि यदि हम 144 का यानी 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें यानी अभाज्य गुणनखंड करें तो इसके जो घात आएगा है ना, घातों का योग कितना आएगा, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए यानी अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 2 दूना 6, पुनः 2 से कटाएंगे तो 36 दूना 72 होता है, 2 से कटाएंगे तो 18, पुनः 2 से कटाएंगे तो 9, पुनः 9 को आप 3 से कटाएंगे, 3 तरीके 9, फिर 9 3 को 3 से कटाएंगे तो 1 आएगा। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आ गए, 144 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 2 पर 4 घात गुणे 3 पे 2 घात। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग, तो इस पर कितना घात है 4 और इस पर कितना है 2, तो 4 और 2 कितना होगा 6। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जो 6 होगा ऑप्शन वही सही होगा। पहला 5 दिया है, दूसरा 4, तीसरा 6, तो तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरा विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा ऑप्शन सही होगा 6। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन में वो लिख रखा है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। बेहद ही आसान सवाल आपसे पूछ रखा, -3, 5 की y अक्ष से दूरी, -3 ये x एक्सिस से दूरी होती है, 5 y एक्सिस से दूरी होती है, तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी 5। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। साइन 15 बटा कास 75, मैंने बताया था आपको कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बस ये देखना पड़ता है कि क्या साइन जो कन्वर्ट होता है 90 में से कास में कन्वर्ट होता है, तो साइन का उल्टा अपान में मौजूद है। यदि ऐसा है और उनके कोण का सम 90 डिग्री है तो इसका मान हमेशा कितना आएगा 1। ठीक है, क्योंकि जब आप साइन को 90 - 75 करोगे ना तो कास 75 आ जाएगा, और कास 75 से कास 75 कैंसिल हो, कितना आएगा 1। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक बारंबारता दे रखा है, सॉरी वर्ग अंतराल दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। कह रहा है कि का माध्य होगा। ठीक है, ये डाटा देके इसका आपको मीन पूछ रहा है, माध्य मतलब समांतर माध्य, वो पूछना चाह रहा है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, माध्य कैसे निकालोगे इसका। तो आप सबसे पहले टेबल चार्ट बना लो, एक CI लिख लो, दूसरी तरफ आप फ्रीक्वेंसी लिख लो, उसके बाद आप मिडिल टर्म निकाल लो, x निकाल लो, उसके बाद आपको fx निकालना पड़ता है, यानी पद गुणे बारंबारता। ठीक है, संचय 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी जो उनकी दे रखा है, फ्रीक्वेंसियाँ जो दे रखा है वो 5, पहले की 5, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के आधा कर देते तो मध्य पद आ जाता है। 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना आएगा 5। फिर यहाँ पे आप देख पाते हैं कंटिन्यूस यदि 10-10 का इंटरवल है तो आप यहाँ 10-10 ऑटोमेटिक जोड़ते चल जाइए। ठीक है, तो 5 है, अगला क्या आएगा 15, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 35, फिर क्या आएगा 45। ठीक है, चलिए जी, तो अब क्या fx कैसे निकालते हैं, fx बोले तो पद गुणे बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो उनको गुणा कर देंगे। 5 पच्चे 25, 15 छक्का 90, 25 पच्चे 125, 35 तिहाई 105। ठीक है, 3 पाँचे 15, 3 तरीके 9 1 10, 3 पाँचे 15, 9 1 10। ठीक है जी, 45 से कम 45। अब क्या करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते थे और एफ निकाल लेते हैं, तो यह जाएगा 6 5 11, 11 5 16, 16 3 16 3 19, 19 1 20। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 3 19, 19 1 20। सिग्मा एफ 20 आएगा। उसके बाद सिग्मा fx निकाल लेते हैं, यहाँ जोड़ेंगे 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 को कितना आ जाएगा 0, हासिल कितना बचेगी 2। उसके बाद 2 और 9 11,
11 दू 13, 13 और 4 17, 13 4 17, 17 दू 19, 17 दू 19, 17 दू 19 को 9 हासिल कितना आएगी 1, तो 1 1 2 और हासिल 1 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 390। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 5 चौक 5 चौक को 20 आ जाएगा, 0 2 बचेगा, 2 2 4 और 9 4 13, 13 दू 15, 15 4 19 को 9 हासिल 1 आ जाएगी, 2 1 3, ठीक जी बिल्कुल सही है। एक्स बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स आपके पास 390, 5 सिग्मा एफ आपके पास 20 है, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटा देंगे तो 2 कम 2, 2 9 18, 2 5 10, 19.5, ठीक है। तो सही ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इसका चौथा ऑप्शन जो है 19.5 वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। आकाश नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है, कॉट दिया है, 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया है 4, है ना। यहाँ काश नहीं है, क्या है, कॉट थीटा है, क्या है, कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4/3, 4/3। अब कॉट थीटा का होता है, तो कॉट थीटा यदि आपको नहीं याद हो रहा तो आपके पास लाल बटा कक्का है, यहाँ से चलिए, ठीक है। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार कितना 4, लंब कितना 3, तो ये कितना आएगा, कर्ण कितना आएगा 5। यहाँ से जो भी पूछ रहा है उसका वैल्यूज निकाल लिए। आपसे कोसेक थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, तो 5/3, सही ऑप्शन होगा तीसरा, 5/3। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में लिखा है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधित 64 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप रेडियस में रिलेशन निकालिए गोलों के आयतनों का, ठीक है। मान लीजिए पहले वाले गोले का आयतन V1 है, दूसरे वाले गोले का आयतन V2 है। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r3। मान लेते हैं पहले गोले की रेडियस कितनी होगी, r1, दूसरे वाले गोले की रेडियस मान लेते हैं r2, ठीक है। तो दूसरे गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई r2 क्यूब। शर्त के हिसाब से आयतनों का जो रिलेशन है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। V1 बटा V2 का जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखा है 27 बटा कितना, 27 बटा के 64, 27 बटा 64। यहाँ से R1 बटा R2 का होल क्यूब जो होगा वो 27 बटा 64 आएगा। तो यहाँ जो आएगा घन, इधर आके घनमूल बना देगा। 27 का घनमूल 3, 64 का 4, यानी पहले वाले गोले और दूसरे वाले गोले के रेडियस का जो रिलेशन आया वो 3/4 यानी 3/4 आया है। तो आपसे पूछा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1/S2 हम मान लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², 4 पाई r²। पहले वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मानते हैं 4 पाई r1², दूसरे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेते हैं 4 पाई r2²। पाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, r1/r2 इसको लिख सकते हैं आप r1/r2 का क्या, होल स्क्वायर। r1/r2 का जो वैल्यू 3/4 है आपके पास, तो 3/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/16, 9/16। तो 9/16 जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये सही होगा मेरे भाई, पहला ऑप्शन सही है इसका, 9 संबंधित 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों लिखा है, प्रेक्षणों के बहुलक एवं माध्य क्रमशः, बहुलक और माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य, कह रहा है क्रमशः 45 और 27 हो तो माध्य का आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास एक रिलेशन है, एक फार्मूला है, बहुलक इज इक्वल टू, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का, 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या, वो आपसे पूछा है वो सवाल में माध्य का, ठीक है। बहुलक कितना दे रखा है सवाल में, 45, यहाँ रखिए 45, 3 3 है, माध्य का यक्स मान लीजिए -2 इंटू माध्य कितना दिया सवाल में 27, यहाँ लिख दीजिए 27, ठीक है। तो आ जाएगा 45 और ये 27 दूना 54, -54 इधर आएगा तो +54 हो जाएगा, बराबर कितना 3x, इम्प्लाइज दैट यहाँ से 54 और 45 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और 4 9, 5 4 9 और 5 4 9, 99, ठीक है। 3 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा यक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 33, यक्स का मान कितना आ जाएगा 33, ठीक है। तो जो उसका माध्यिका आएगी वो कितनी आ जाएगी 33। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट होगा 33, 33, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए जी,
क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल होंगे। तो ये तो देखते ही आप बता सकते हैं ये क्या लिखा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 1 कितने टाइम्स आप लिख सकते हैं, 2 बार। अरे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो ये x का मान क्या आएगा 1, 1 1 1 जिस ऑप्शन में है पहला ऑप्शन ही सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में लिख रखा है यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। x का वैल्यूज आपसे पूछ रहा है, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x। ठीक है, बटा में कितने पद हैं, तो 5। अच्छा, समांतर माध्य इसका 18 दे रखा है, तो x बार के स्थान पर कितना रख लेंगे 18, तो 18 पाँचे कितना हो जाएगा 90। 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 20 40, 40 में 17 जोड़ेंगे तो 50 7 57 हो जाएगा, 57 प्लस 3x। 90 में से 57 घटा देंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, उसके बाद यहाँ 8 बचेगा, तो 8 में से 5 जाएगा 3 बराबर 3x। 3 का भाग लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33। इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 3 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना देगा 11, है ना, 3 एकम 3 3 एकम 3 11 आएगा। तो सही ऑप्शन इसका होगा सी, मतलब तीसरा वाला 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए जी 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है समीकरण 3/x माइनस 2x विच इज इक्वल टू 2/x। तो आपसे कह रहा है इसका जो हल आएगा वो क्या आएगा, तो पहले आप इसका लसा लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। यह आ जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर अपान के x बराबर 2/x। x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, 3x को लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, x इज इक्वल टू आ जाएगा करड़ी में 1/2। ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1/2। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा, रूट फंस जाएगा, और करड़ी का मान क्या होता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1/√2 पहला ऑप्शन ही सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए जी 19 देख लेते हैं। 19 कह रहा है दो समरूप त्रिभुज, ये त्रिभुज लिखा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 संबंधित 7 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये तो प्रमेय है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात a1/a2 इज इक्वल टू उनकी जो साइड्स है उनका अनुपात का वर्ग कर देंगे। तो ऐसा तभी होता है जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो साइड कितना दिया 4:7, तो 4:7 का क्या कर देंगे स्क्वायर, कितना आएगा 4 का 16 हो जाएगा, 7 का 49, तो 16 संबंध 49, 16 संबंध 49, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद ये हम मान के चलते हैं कि पेपर आपके पास होगा, तो क्वेश्चंस हमें बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चंस को। ठीक है, 20वां कह रहा था एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई πr², और इसी वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2πr। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। ठीक है, जो परिधि होती है वहीं उसके परिमाप होता है। ये कह रहा है इक्वल हैं, तो त्रिज्या होगी उसकी जो रेडियस है वो सवाल में आपसे पूछ रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल होगा और यहाँ से r से एक r कैंसिल होगा, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, r का वैल्यू कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक, 2 मात्रक, तो चौथा ऑप्शन सही होगा 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसे कैसे सिद्ध करते थे, इसे कंट्राडिक्टरी मेथड से सिद्ध करते थे, यानी विरोधाभास विधि से, कि जानबूझकर हम पहले क्या मान लेंगे कि वो परिमेय है और बाद में अपने ही स्टेटमेंट को गलत साबित कर देंगे और कह देंगे कि करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना करड़ी में 2 दिया है जी, क्वेश्चन में 2 दिया है, तो आप मान लीजिए माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या करेंगे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो हम √2 को क्या करेंगे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा।
उसके बाद P और Q जो भी होंगे वो सहभाज्य संख्या होंगी, है ना। तो P और Q यदि सहभाज्य संख्या होंगी तो इनका HCF, है ना, इनका HCF किसका, P और Q का HCF कितना आएगा, 1। यानी मौसा कितना आएगा, दो सहभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से लिख देंगे HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। इस बात का मतलब है कि P और Q कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य हैं। इसके बाद इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद, ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से सवाल सॉल्व करते हैं। √2 इज इक्वल टू आप P/Q मानेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से आ जाएगा करड़ी में 2 का वर्ग 2 और P/Q का स्क्वायरिंग करेंगे तो P² आ जाएगा। Q² को ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से आ जाएगा P²/2। अब यहाँ पे आप प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक थियरम है क्या, कि यदि A² 2 से विभाजित होता है या A² को 2 विभाजित करता है तो A जो 2 होगा वो A को भी विभाजित करेगा। तो यहीं पे हम प्रमेय लगाएंगे कि P² 2 से विभाजित है या विभाजित होता है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। और यदि P 2 से विभाजित होगा तो इस बात का मतलब क्या है कि आप P/2 2 की भाग P में देंगे तो भाग कुछ बार तो जाएगी यार। हम मान लेते हैं भाग कितनी बार जाएगी, A बार। हम मान लेते हैं कि P में 2 की भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगी, 2 बार, ठीक, सॉरी A बार कितनी बार जाएगी, A बार। तो यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, हम P का वैल्यू निकालेंगे तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2A। P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो P इज इक्वल टू जो 2A आएगा, इसी का मान उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। वहाँ से क्या निकालेंगे, Q का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो रखते हैं Q² इज इक्वल टू P²। P का वैल्यू कितना है, 2A। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4A² अपान कितना, 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 2A², ठीक है, 2A²। आप क्या करेंगे कि इस 2 को Q के अपान में लेके आएंगे तो लिखेंगे Q² डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू A²। फिर यहाँ पे प्रमेय वही वाली, क्या कि Q² 2 से विभाजित होता है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। जैसे मेरे भाई 10 का वर्ग जो 100 है, 100 यदि 10 से डिवाइड हो रहा है तो हम आपसे कहेंगे कि क्या 10 से विभाजित नहीं होगा। जवाब है हाँ होगा, पक्का होगा कि नहीं, एक बार में कट रहा है ना। तो उसी तरह यदि Q² 2 से कट रहा है तो Q भी 2 से पक्का क्या होगा, कटेगा। तो Q भी 2 से यदि कटेगा तो कुछ तो आएगा, भाग देने पर Q में 2 की भाग देने पर कुछ बार भाग जाएगी। हम मान लेते हैं भाग कितनी बार जाएगी, B बार। हम मान लेते हैं कितनी बार जाएगी, B बार। तो Q का वैल्यू कितना आएगा, 2B आ जाएगा। अब यहाँ से आप P और Q जो कि सहभाज्य संख्या माने थे, तो सहभाज्य संख्याओं का मौसा सदैव कितना आता है, 1 ही आता है। यहाँ से आप लॉस वो निकालेंगे दोनों संख्याओं का HCF, किसका, P का और Q का। P कितना आप निकाले हैं, 2A। P कितना निकाले हैं, 2A निकाले हैं। P आपके पास कितना है, 2A। Q कितना है, 2B। तो दोनों का मौसा निकालिए किसका, P का मा Q का। P और Q का जब मौसा निकालेंगे तो यहाँ से देखने पर कितना पता लग रहा है आपको, 2। कितना, 2। तो दो सहभाज्य संख्याओं का मौसा कभी ज़िंदगी में 2 आ सकता है? जवाब है नहीं, 1 ही आ सकता है, 1 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता। यदि 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब दोनों संख्याएं सहभाज्य नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों संख्याओं का जो मौसा आ रहा है वो 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारी मानी गई परिकल्पना क्या है, गलत है। तो हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किए होंगे। आई होप कि आपको अच्छे से ये सवाल आया होगा और आपने अच्छे से इसे सॉल्व किया भी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का। ये शायद क्वेश्चन नंबर 1 था, यानी क था ये, ठीक है। 21 का ये क था, उसके बाद
21 का ही ख, क्वेश्चन नंबर जो ख है उसे देखते हैं। उसमें लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, ठीक है, यानी क्यू समकोण त्रिभुज है। तो बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसमें क्यू को 90 डिग्री पर रखते हैं, इसको पी कह देते हैं, इसको आर कह देते हैं, ये 90 डिग्री है। कह रहे tan p का जो वैल्यू है 1/√3 है, tan p है ना, यहाँ पे p लिख लेते हैं तो, और इसको r कह लेते हैं। tan p का वैल्यू 1/√3 है, ठीक है, tan p का जो वैल्यू दिया है वो 1/√3 दिया है। अच्छा जी, तो आपसे पूछा क्या है, sin p cos r, आपसे पूछा है, मान जो पूछा है sin p cos r प्लस cos p sin r, cos p sin r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे एंगल ये वाला p है, तो tan p से आप पहले तो सबका वैल्यूज निकालिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब आपके पास 1, आधार करड़ी में 3, इसका वैल्यू निकालेंगे तो करड़ी में 3 का वर्ग 3, 1 का 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब tan p से जो p वाले वैल्यूज़ हैं, जैसे आप sin p की ही मदद से आप cos p भी निकालिए और cos r की मदद से sin r निकालिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो इस फिगर की मदद से जब p यहाँ पे एंगल है तो sin p का वैल्यू कितना आएगा? sin p बोले तो sin थीटा इक्वल टू लंब बटा के कर्ण, ठीक है, लंब बटा के कर्ण। यहाँ आप लिख लीजिए, यदि आपको शंका हो लाल बटा कक्का से सॉल्व करिए। sin p बराबर होगा लंब बटा कर्ण, लंब आपके पास कितना? 1, कर्ण कितना? 2। cos r, तो cos r का वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगा, cos r का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ आपको देखना पड़ेगा, cos थीटा यहाँ पे देखना पड़ेगा। जब शीर्ष पर यहाँ पे एंगल चला जाता है तो इस कोण के सामने की भुजा हो जाती है आपका लंब और ये बन जाता है आधार, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका आधार 1 अपान कर्ण कितना है? 2 प्लस cos p का मान यहाँ से निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी करड़ी में 3 बटा के 2 इंटू साइन r, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी करड़ी में 3 बटा के 2। यहाँ से आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 मतलब 4/4 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें बस यही केयर करना था कि आपको कहाँ पे r और p यदि इधर उधर है तो उसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो यही बस केयर करना था इसमें। चलिए ग देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन का ही ग देखते हैं। ग नंबर क्वेश्चन, ग में कह रहा है आपको कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल आपको पूछ रहे हैं, मूल, ठीक है। तो ये इसका गुणा करेंगे, 4 5 20 और 20 का ऐसा फैक्टर कि 3 है, ठीक है, 20 का ऐसा फैक्टर कि 3 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधा 4 से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सीधा 4 x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान कितना? 2a। मान रखते हैं इसमें माइनस बी का मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 3 का वर्ग 9 माइनस 4 फार्मूले में होता है, इंटू a का मान आपके पास 4 है, इंटू c का मान 5 है, अपान 2 इंटू a का मान कितना है? 4। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौके 16, 16 5 80, 80 में से 9 आपका घटेगा, 80 में से 9 घटेगा आपका, तो 80 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 71, माइनस के 7 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 7 आ जाएगा, बटा के 4 दूना के 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मूल आएगा वो अधिकल्पित आएगा, क्योंकि करड़ी के अंदर जो डाटा दे रखा है उस हिसाब से तो सारे निगेटिव वैल्यू ही आएंगे, ठीक है, सारे निगेटिव वैल्यू ही आएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस करड़ी में -71, ठीक है, 4 चौके 16 5 80, 80 में से 9 जाएगा तो 71 ही बचेगा जी, सही है। तो इसका आंसर यही आएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -71 बटा के 8। इसके आगे आप इसको बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, थोड़ा एक लाइन और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, तो सिंपल इसको एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो उत्तर आएगा -3 प्लस करड़ी में -71 बटा 8 और दूसरा आएगा -3 माइनस करड़ी में -71 बटा 8। हालांकि यहाँ भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 21 का ही घड़ी घा देखते हैं, ठीक है। चलिए जी घड़ी घा देख लेते हैं, इसी का घ। इसका घड़ी दे रहा है बिंदु a -2 7 और दूसरा 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई पूछ रहा है, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी आपसे सीधे सीधे पूछ रखा है। 2 और दूसरा बिंदु है उसका वैल्यूज़ दे रखा है सवाल में 3 7,
कह रहा है इनको जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, ठीक है। चलिए इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। डी बराबर सूत्र होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा -1 का वर्ग 1 प्लस -2 -7 -9 9 का वर्ग 81, 81 में 1 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 82, 82 का वर्गमूल आप कोशिश करिए निकले तो ठीक ठीक, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। 2 चौको 8, 2 एक कम 2 41, नहीं आएगा तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। 82 यूनिट वगैरह दे रखा है, कोई यूनिट नहीं दिया है। 2 और 3,7, 2 3,7, ठीक है सही है। 9 का 81 होगा, 2 में से 3 जाएगा 1 ही आएगा, जी सही है। इतना मात्रक लिख दीजिएगा, ठीक है। करड़ी में 82 मात्रक। अगला देखते हैं इसका अंगा, क्वेश्चन नंबर अंगा देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि 1 सेंटीमीटर व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो छड़ की मोटाई आपसे पूछा, नहीं डायामीटर पूछा उसका, ठीक है। व्यास दिया 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली तांबे की एक छड़ है, इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1/2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। उसके बाद इसकी लेंथ दे रखा है, लेंथ बोले तो सिलेंडर शेप का होगा रॉड, तो उसका हाइट दे रखा है। लेंथ बोले तो हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमसे पूछा है सवाल में इसको पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी छड़ के रूप में इसे पुनः बनाया जाता है। इसे पिघलाकर एक क्या बनाया जा रहा है, 18 सेंटीमीटर लंबी बनाया जा रहा है, एक और ही पीतल की ही एक छड़ ही बनाया जा रहा है 18 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है 18 सेंटीमीटर, पहले 8 सेंटीमीटर का था, अब 18 का कर दिया, यानी इसकी जो मोटाई होगी पहले से अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है इसका डायामीटर, ठीक है। इसका डायामीटर आपको निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, तो पहले आप ये पता करिए कि इसी को पिघला के बनाया होगा, तो जितना आयतन इस बेलन का होगा उतना ही आयतन इस सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि छड़ कैसा होता है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन बराबर इस बेलन के आयतन के, ठीक है। तो आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई r² h बराबर यहाँ पे जो बेलन तैयार होगा हम मान लेते हैं उसका जो आयतन होगा पाई, उसकी रेडियस हम r1 मान लेते हैं, इंटू हाइट h' मान लेते हैं, क्योंकि हाइट अलग है। पाई से पाई कैंसिल होगा, रेडियस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू हाइट 8 है, विच इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर इंटू h' 18 दिया है, ठीक है। 2 से इसे कटा लेंगे तो 4 से ही कटा देंगे, तो 4 दूना के 8 होगा, 2 से 18 को कटा देंगे तो कितना देगा 9। ये 9 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/9 r1 का स्क्वायर आएगा, तो r1 इज इक्वल टू कितना देगा 1/3। आपसे क्या पूछा है सवाल में, आपसे इसका डायामीटर पूछा है, मोटाई पूछा है। मोटाई मतलब ये वाला पूरा है ना, आधा आपने निकाला तो पूरा इसका डायामीटर निकाल दीजिए, उसकी मोटाई आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगा, ठीक है। तो d कितना आएगा भाई 2 इंटू r1, तो 2 इंटू r1 कितना 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर। सही है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आपके पास होंगे पेपर कोड 822 ZZ के। आप जो भी क्वेश्चंस किए होंगे वो सही है या गलत है आप इससे मिला लीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। चलिए जी देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको माध्य दिया है, सारणी का माध्य पूछा है, आपको क्लास इंटरवल दिया है, यानी वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल दिया है, उसके बाद बारंबारता दे रखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए वही पुराना काम, क्या आप मध्य पद निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, मध्य पद। चलिए जी, मध्य पद कैसे निकालेंगे, मध्य पद कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यक्स लिख देते हैं, मिडिल टर्म को हम यक्स से दिखाते हैं, और उसके बाद हम निकालेंगे f इंटू यक्स, यानी पद गुणे बारंबारता। तो वर्ग अंतराल जो सवाल में दिया 10 से 25, 25 से 40 ऐसे करके दिया है, 10 से 25, 25 लिखा है, 40 यानी 15 का गैपिंग ले रहा है, ठीक है। तो 40 से लेके 55, अगला 55 से लेके 70, ठीक है। कहाँ तक ऐसे गया है, 55 से 70, 70 से 85, और ये 85 से 100,
ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके बुक का ही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपके किताब में हूबहू यही सवाल दिया है, ठीक है। 2 3 7 2 3 7 6 6 6 मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 25 10 35, 25 10 35, 35 का आधा 17 दूना 34, 35 17.5 आ जाएगा, ठीक है, 17.5। उसी तरह अब आपके पास 15 15 इंक्रीजमेंट करना है ना, तो आप 15 इसमें ऐड करते रहिए, 15 जोड़ दीजिए, 17 में 15 जोड़ेंगे तो 17 5 22 10 32, कितना आ जाएगा 32.5। एक बार देख लेते हैं, 40 20 60 5 65 है ना, 65 का आधा 2 3 6, 2 दूना के 4, जी बिल्कुल सही है। अगला 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 32 और 5 37 10 47, ठीक है, 47.5। अगला 15 ऐड करेंगे तो 47 में 5 ऐड करेंगे मेरे भाई तो 52 10 62 हो जाएगा, 62.5। पुनः 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77, ठीक है, 62 और 5 हो जाएगा आपका 5 2 7 यानी 67 10 77, ठीक है, 77.5। अगला 15 ऐड करेंगे तो 77 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 82 और 10 92, तो 92.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, f इंटू एक्स निकालेंगे, कैसे देखो 17.5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये तो सीधे सीधे कितना जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। 32.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करना है तो 3 5 15, 3 5 15 और 32 3 96 और 96 में 1 जोड़ेंगे तो कितना देगा 97, ठीक है। 7 5 35 को 5 3 आ जाएगा हासिल, 7 7 49 और 3 52 हो जाएगा। उसके बाद 5 बचेगा हासिल, 7 चौक 28 और 5 28 और 5 आपके पास हो जाएगा 33, 28 5 कितना हो जाएगा 33, 0.1 का स्थान पे लगा देंगे। 6 5 30 को 0 हो जाएगा हासिल, 3 बचेगी आपके पास, 6 दूना के 12 और 3 15 को 5 हासिल 1 आ जाएगी, 6 का 6 में 36 और 36 और 1 37, 36 और 1 37, 375.0 का कोई मतलब नहीं है। 6 का 5 में गुणा करेंगे पुनः 0 आ जाएगा, 6 5 30 को 0 हासिल 3 बचेगी आपके पास, 6 7 42 और 3 45 को 5 हासिल आ जाएगी 4, 6 7 42 और 4 42 से 4 46, ये 0.0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, 6 का 5 में करेंगे तो 6 5 30 को 0 हासिल 3, 6 दूना के 12 और 3 15 आ जाएगा हासिल 1, 6 9 54, 6 9 54 और हासिल 1 55, 54 और 1 55, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 5 30 को 0 3, 6 दूना 12 3 15 को 5 1, 6 9 54 और 1 55, 0.1 का स्थान पर लगाएंगे यानी 555.0 मतलब 555। चलिए जी, तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से आप इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12 6 18 24 1 25 25 3 28 28 2 30, सिग्मा एफ आपके पास कितना गया 30, सिग्मा एफ एक्स ऐड करिए तो यहाँ से 5 5 10 आ जाएगा, 5 5 10 10 को 0, ठीक है, हासिल कितनी बची 1। इसके बाद इसको 35.0 आप समझ सकते हैं, 5 7 5 7 12 12 2 14 14 और 5 14 5 कितना होगा 19 19 और 5 19 5 24 और 24 और 5 24 5 29 29 एक हासिल थी आपके पास 30, 29 एक 30 30 को 0, हासिल कितनी बची आपके पास 3, ठीक है। आगे देखते हैं 3, उसके बाद 9, ठीक है, 3 9 3 12 12 3 15 और 15 7 15 7 22 22 6 28 28 और 5 28 5 हो जाएगा आपका 33 और 33 3 36, 33 3 36 को 6 हासिल कितनी बची 3। आगे देखते हैं, 3 हासिल बची है आपके पास अभी, तो 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 3 18 15 और 3 18 15 3 कितना होगा 18 होगा, ठीक है, यानी 1860.0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से सिंपल अब आप क्या करेंगे, एक्स बार निकालेंगे, ठीक है। एक्स बार कैसे, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स आपके पास है 1860 अपान सिग्मा एफ 30, ये कटेगा तो 3 6 18 और 3 दूना के 12 62 क्या आएगा आपका आंसर, 62 क्या आएगा आंसर आएगा, जो कि माध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 6 क्वेश्चन थे 2 2 नंबर के वो हुए फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्या लिखा है, क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए, ठीक है। x + 2y - 4 = 0 ये पहला इक्वेशन दिया है।
और दूसरा लिखा 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। कह रहा क्या ये रेल पटरियों को निरूपित करते हैं। उसके बाद इसे ज्यामिति विधि से दिखाना। ज्यामिति का मतलब इसका ग्राफ खींचना, ठीक है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए ये यहाँ कहने का सेंस क्या है, उसका कहने का ये सेंस है कि रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल। यदि ये पैरेलल कंडीशन को फुलफिल करेगा, दो लाइन्स मतलब दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो समांतर के केस को यदि ये फुलफिल करेगा तब तो ये रेल की पटरियों को इंडिकेट कर रहा है। यदि नहीं करेगा तो नहीं कर रहा है। तो समांतर का केस क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि ऐसा आएगा तब तो ये रेल की पटरी को इंडिकेट कर रहा है, नहीं आएगा तो ये रेल की पटरियों को निरूपित नहीं कर रहा है। ये किसको निरूपित करेगा? तब ऐसे केसेज में क्या होगा? ऐसे केसेज में क्या होगा? यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो ऐसे केस में लाइन पैरेलल होगी या संपाती होगी या फिर प्रतिच्छेदी होगी। बताइए ऐसे केस में लाइन क्या होगी? ऐसे केस में लाइन क्या होगी? ऐसे केस में लाइन होती है मेरे भाई, ऐसे केस में लाइन हो जाती है पैरेलल। ऐसे केस में लाइन क्या होगी? पैरेलल। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, कि इस केस को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से A1/A2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। B1/B2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। एंड C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -4/-30 विच इज आल्सो इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, जो कि तीनों इक्वल हैं। तो ये संपाती को बताता है। क्या बताता है? संपाती लाइन को बताता है। सॉरी 4/3 होगा ना, 4/3 होगा, सॉरी यार 4/3 होगा। 1/2 यहाँ से भी कटाएंगे तो 1/2 होगा और 4/3, सॉरी हमने गलती से कटा दिया था, इसको 1/2 लिख दिया था। ये कितना आएगा? ये आएगा 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। तो ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है इस केस को ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है विच इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना, 1/3 आ रहा है। तो इस बात का मतलब ये जो दी गई रेखाएँ हैं दोनों की दोनों रेखाएं रेल की पटरी को इंडिकेट कर रही हैं, कि क्योंकि रेल की पटरियाँ क्या होती हैं? समांतर। तो ये भी समांतर की केस को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। अच्छा, कह रहा है इसको ज्यामिति विधि से निरूपित करिए, यानी इसका ग्राफ प्लॉट करिए। आपसे ग्राफ प्लॉट करने को कह रहा है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट का सहारा लेना पड़ेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचने पड़ेंगे। उसके लिए आपको सिंपल समीकरण नंबर 1 से ऐसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप लाइन खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ज़्यादा नहीं, 2-2 मान या 3-3 मान आप निकाल सकते हैं। इस समीकरण को आप इस तरह से बना सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरे वाले को आप बना सकते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसे चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, है ना। इसे चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं, क्या इसे छोटा कर सकते हैं? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, है ना। इस तरह से भी बना सकते हैं आप इसे। अब सिंपल x का वैल्यू आप x या y किसी एक का वैल्यूज रखते जाएंगे, दूसरे का वैल्यू आता जाएगा, फिर आप लाइन आप ड्रा करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो भी वैल्यू जाएगा, जैसे x का वैल्यू आप 0 रखेंगे, x का 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा मेरे भाई? x का 0 रखने पर y आ जाएगा आपका 4/2 यानी 2 x। अगले केस में यदि y आप 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगा। आप क्या करेंगे? इन सारे मान को इस पर दिखाना पड़ेगा आपको ना। x का मान आएगा 0 तो y का 2, तो 0 यहीं पे होगा, y का 2, ये मान लेते हैं 1,2 है। उसके बाद y x एक्सिस पे 4 चलना, 1 2 3 4 चलना है, तो y पे 0 यहीं रह जाएगा ये तो। यानी इन सारे पॉइंट्स को आपको मीट कराना है। ठीक है, पहला वाला आपके पास यहाँ पे पॉइंट है 0,2, दूसरा वाला पॉइंट्स आपके पास है 4,0, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, लाइन कुछ ऐसे जाएगी। दूसरी वाली के लिए क्या करना है आपको? जो 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 दिया है, इसका भी आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो इसके लिए सिंपल आप क्या करना पड़ेगा? इस तरह से ग्राफ बनाना होगा। यहाँ पे x, यहाँ पे y, 2-2 मान निकालने होंगे, ज़्यादा नहीं। x का वैल्यू आप 0 लेते हैं, x का वैल्यू आप 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 3 आ जाएगा। x का 0 लेंगे तो y कितना आएगा? 3। एक बार y का 0 लेंगे तो x कितना आएगा? 6। तो देखते हैं x का 0, y का 3, 3 कहाँ? यहाँ 3 मान लेते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया 0,3, और अगला y का जो वैल्यूज है वो 3 है, सॉरी नहीं है, सही है। अगला x का 6 है तो y का 0 है, तो ये 4 था, इसको मान लेते हैं 5 और ये 6। ये वाला पॉइंट जो है आपके पास 6,0 को इंडिकेट कर रहा है। तो इस लाइन को ऐसे खींचना होगा आपको पटरी की मदद से। तो यहाँ देख पा रहे हैं आपकी बिल्कुल ये जो दोनों लाइंस हैं एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल। इसे ज्यामिति विधि से दिखाना था, तो ज्यामिति विधि से आप इस तरह से दिखाए होंगे। आई होप कि आप इसे अच्छे से इसका ग्राफ प्लॉट किए होंगे इस तरह से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो कि है 22 नंबर का ख क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको हल किए होंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं।